अभी तक रशिया के युद्ध से कितना नुकसान हुआ है ये पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन वेस्टर्न पावर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इकोनॉमिक दर्द से पुतिन अपने रास्ते को बदल दे। नमस्ते, आप देख रहे हैं एक और कोल्ड फ्यूजन वीडियो जहां मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये एक भयंकर स्थिति है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका शांति से समाधान हो। इस वीडियो में कुछ सैंक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो रशिया पर लगाए गए हैं। कुछ देशों ने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है और उनके सेंट्रल बैंक पर कुछ और सैंक्शंस भी लगाए हैं। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सैंक्शंस का असर आप पर और मुझ पर कैसे पड़ सकता है, तो इसके लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। जब रशियन फोर्सेस ने अटैक शुरू किया तब यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया को स्विफ्ट से बैन करने के लिए गुस्से में कॉल्स की, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स डिवाइड दिखे। बाद में हम देखेंगे क्यों, लेकिन तब से उन्होंने एक्ट करने का डिसीजन लिया। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कि सेलेक्टेड रशियन बैंक को स्विफ्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पीस है जो वर्ल्ड बैंक को कनेक्ट करता है। अगर आपने कभी पैसे ओवरसीज भेजे होंगे तो आपने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का यूज़ किया होगा। स्विफ्ट नेटवर्क में 11,000 से ज़्यादा ग्लोबल मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं और रोज़ाना 42 मिलियन मैसेजेस नेटवर्क्स के थ्रू भेजे जाते हैं। स्विफ्ट ट्रांजैक्शन मैसेजेस पहले मैनुअली कंप्यूटर पर लिखे जाते थे। मैसेजेस में ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता था जो रिसीवर इंटरप्रेट करता था और फिर ट्रांजैक्शन कैरी आउट करता था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसमें ह्यूमन एरर का फैक्टर था। इससे परेशान होकर लक्समबर्ग और पेरिस के 6 बैंक्स ने एक नया मैसेजिंग नेटवर्क शुरू किया जो 1973 में स्विफ्ट कंपनी बन गया। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सीईओ है और ये रेवेन्यूज गेन करती है फीस से जो बैंक्स ज्वाइन करने के लिए देती है, और मैसेजेस के लिए टाइप और लेंथ के बेसिस पर अदर फीस भी चार्ज करती है। आज ये 200 कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को सिक्योर करती है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स शामिल होते हैं। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इन रशियन सैंक्शंस के असली मतलब क्या है? 2022 में फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब यूके, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के लीडर्स ने अनाउंस किया कि कुछ सेलेक्टेड बैंक्स को रशिया के स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। स्विफ्ट का एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये मूव ग्लोबली कम्युनिटी के लिए एक कलेक्टिव बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कि सैंक्शंस लगाने का डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज और एप्लीकेबल लेजिस्लेटर्स के हाथ में है। तो ये सैंक्शंस एग्जैक्टली क्या करेंगे? यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen के अकॉर्डिंग बैंक्स को कट ऑफ करने से उन्हें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करने से रोक दिया जाएगा और इफेक्टिवली रशियन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्विफ्ट से बाहर होने वाले ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल नहीं होते, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो जूलिया फ्राइलैंडर कहते हैं कि बैंक्स ऑल्टरनेटिव सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। ब्लूमबर्ग्स इन द हाउस एनर्जी एक्सपर्ट जेवियर ब्लास ने नोट किया है कि जर्मन गवर्नमेंट ने कहा है कि बैन सिर्फ उन रशियन बैंक्स पर लगेगा जो पहले से ही सैंक्शन थे। इन अदर वर्ड्स, ये एक एक्शन है जो रियली में कोई टीथ नहीं रखता। ये शायद से पॉलिटिकल हो सकता है, जस्ट टू सूद पॉपुलिस्ट एंगर। तो स्विफ्ट बैन उतना बड़ा डील नहीं जितना पहले बन गया था, लेकिन जो चीज़ अभी रशिया को रियली क्रिपल कर रही है वो है सेंट्रल बैंक सैंक्शंस। स्विफ्ट बैन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने रशियन सेंट्रल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने पर भी बैन लगा दिया। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इन डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स या येन नहीं होंगे। अभी रशियन सेंट्रल बैंक के पास $630 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन रिजर्व्स अनश्योर हैं। वो मोस्टली अदर इंस्टीट्यूशंस ओवरसीज के साथ हैं। रशियन सेंट्रल बैंक को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से ब्लॉक करने का मूव उन्हें रोकने के लिए किया गया था कि वो एसेट्स को रशिया में लाने की कोशिश ना करें। इसका पर्पस दोनों था, रशियन करेंसी को वीकन करना और फाइनेंसिंग को डिफिकल्ट बनाना। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उस दिन से लगता है कि वहाँ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रशिया सेंट्रल बैंक को ग्लोबल इकोनॉमी से कट ऑफ करने का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो आएगा। यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग रशिया यूरोप का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ईस्टर्न नेशंस ने वेस्ट को बहुत सारी मशीनरीज और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सप्लाई किए हैं। सैंक्शन यूरोप की इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। जर्मनी सबसे ज़्यादा हिट हो सकता है क्योंकि उनका लार्ज परसेंटेज ऑफ एनर्जी रशिया से आता है। लेकिन रिस्क सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और सारी दुनिया पर इम्पैक्ट डाल सकता है।
तेल का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तेल लगभग सब कुछ में इनपुट कॉस्ट होता है, चाहे वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो या उनका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, एनर्जी का कॉस्ट सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है कॉस्ट के लिए, और ये सब कुछ की शुरुआत होता है। तो आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ मोटरिस्ट बल्कि ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस ने अपने कॉस्ट बढ़ा देंगे। अल्टीमेटली इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो हम एक काफ़ी बड़ी चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक एग्जिस्टिंग चैलेंज के ऊपर आता है इन्फ्लेशन के लिए। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ रशिया ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने अपने डिपेंडेंस को कम करने के स्टेप्स लिए यूएस डॉलर पर। पहले उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक से बहुत सारे यूएस डॉलर रिजर्व्स बेचे और गोल्ड खरीदे। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद का बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया, जिसे सिस्टम ऑफ बैंक ऑफ रशिया या SPFS कहते हैं। ये नया सिस्टम मोस्टली बेलारशियन बैंक्स के लिए ओपन हो रहा है। इसमें ऑलरेडी 399 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। रशिया चाइना से बात कर रहा है कि वो भी उनके सिस्टम में शामिल हो। चाइना ने भी अपना खुद का सिस्टम बनाया है, जिसे क्रॉस बॉर्डर इंटर पेमेंट सिस्टम या CIPS कहते हैं। तो इस पॉइंट पर आप शायद समझने लगेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। दुनिया शायद 2 पेमेंट सिस्टम पर स्प्लिट हो रही है। एक सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न एलाइज के फ्रेंड्स के लिए, और दूसरा सिस्टम उन लोगों के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स से वैरी हैं। एक एनालिस्ट ने ब्लूमबर्ग में लिखा था कि एक फ्यूचर इमेजिन किया जा सकता है जहां राइवल नेशंस फाइनेंशियल वेपन्स टर्न करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कंटिन्यू करते हुए ब्रॉडली ये सब फ्यूचर में लीड कर सकते हैं यूएस डॉलर का डिक्लाइन एज अ रिजर्व करेंसी। करंटली सारे ऑयल पेमेंट्स यूएस डॉलर्स में होते हैं। हर कंट्री को ऑयल की ज़रूरत होती है, तो ये डॉलर्स की डिमांड को हाई रखता है और यूनाइटेड स्टेट्स को जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है। इसे ऑफन पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। यह यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ल्ड इकोनॉमी का चार्ज रख रहा है सिंस 1971। रशिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर वो ऑयल बेचते हैं गोल्ड के लिए, तो ये पहली बार होगा जब ऑयल बेचा गया किसी और चीज़ में यूएस डॉलर के अलावा बाय अ मेजर प्लेयर। गोल्डमैन सैक्स का एक स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि डॉलर सैंक्शन का ओवर यूज अदर एक्टर्स को कंपेल कर सकता है ट्राई करने के लिए डॉलर ट्रांजैक्शंस रिप्लेस करने का। फेडरल रिजर्व मीटिंग में रिसेंटली फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल ने एडमिट किया था कि मोर देन 1 रिजर्व करेंसी हो सकते हैं। हम बेनिफिट लेते हैं रिजर्व करेंसी होने का फॉर द वर्ल्ड, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ओपन कैपिटल अकाउंट्स हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ ओवर टाइम। सवाल ये है कि अगर कुछ लोग डॉलर से दूर जाना चाहते हैं तो इसका यूएस पर क्या असर होगा। मैं नहीं सोचता कि ये कुछ आपको तुरंत महसूस होगा। समय के साथ उन्हें एक इकोसिस्टम यानी इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां एक और करेंसी उनके लिए बेहतर हो। हम डॉलर को सबसे अट्रैक्टिव करेंसी बना सकते हैं रूल ऑफ लॉ और ओपन कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करके, और लोगों को इन्वेस्ट करने और अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाकर। इसका कोई शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन समय के साथ ये शायद हमारे स्टेटस को कम कर देगा एज द रिजर्व करेंसी। ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा लार्ज रिजर्व करेंसी हो, तो ये क्लियर नहीं है। ये ऑब्वियसली कल नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक ट्रेंड है जो शुरू हो चुका है और फ्यूचर में कंटिन्यू हो सकता है। JP मॉर्गन और अदर वॉल स्ट्रीट फर्म्स ने वॉशिंगटन को कुछ रशियन सैंक्शन के खिलाफ काउंसिल किया था, कहकर कि इसका फार रीचिंग फॉलोअर हो सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है और पेनल्टीज के पर्पस को अंडरमाइन कर सकता है। ऑलरेडी सैंक्शंस ने रशिया की लोकल इकोनॉमी को हार्ड हिट किया है। उनकी करेंसी रबल अब क्लिफ से गिर गई है और अब क्लैश ऑफ क्लैंस मोबाइल गेम की करेंसी से कम वैल्यू रखती है। लोकल्स ATM तक दौड़ रहे हैं यूएस डॉलर्स विड्रॉ करने के लिए, स्टोर्स में दौड़ रहे हैं खाना खरीदने के लिए, और कुछ भी जो नील डाउन नहीं है। ये सब उनकी परचेजिंग पावर सेव करने की कोशिश में हो रहा है। गुरुवार से सब लोग ATM के बीच दौड़ रहे हैं कैश रीड्रॉ करने के लिए। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ नहीं। आखिरी बार जब रशिया रबल कोलैप्स हुआ था तो वो था 1998 में। करेंसी में गिरावट ने एक कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ इवेंट्स का कारण बनी थी, जो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के कोलैप्स में लीड की। इस फर्म के कोलैप्स ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ऑलमोस्ट डाउन कर दिया था, लेकिन ये जस्ट इन टाइम $4 बिलियन के बेल आउट से बची। आज रशिया हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बाउंड्स पर डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि उनके रिजर्व्स के लगभग आधा हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्रोजन हो चुका है। अगर वो अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पाते तो एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये फिर से एक कैस्केडिंग चेन ऑफ इवेंट्स लीड कर सकता है। पुरानी कहावत है
कि अगर आप बैंक को $1 मिलियन ओ करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बैंक को $1 बिलियन ओ करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अदर एरियाज में रशिया दुनिया के सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है। इसने वीट के प्राइस को एब्सोल्युटली सोअर कर दिया है। यूक्रेन दुनिया का आधा नियॉन गैस प्रोड्यूस करता है जो सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। तो इस समय बहुत सारी चीज़ें फ्लक्स में हैं और कोई नहीं जानता कि ये कैसे प्ले आउट होगा। मॉस्को यूरोप को 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता है। प्राइस कॉन्टिनेंट पर तीसरे से बढ़ गया है जब इन्वेजन शुरू हुआ था गुरुवार को। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है। प्राइस लास्ट ईयर ऑलरेडी 31% बढ़ गया था 2020 से। ये यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर एजेंसी के अकॉर्डिंग है। इकोनॉमिस्ट डर रहे हैं कि ये और भी हाई हो सकता है। फाइनेंशियली क्या करना चाहिए? मैं डेफिनेटली एडवाइस तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैंने वीडियो में कहा था, हाउ मनी इज़ क्रिएटेड, ये वर्थ हो सकता है आप थोड़ा समय निकालें हार्ड असेसमेंट्स और सेक्टर्स को स्टडी करने के लिए जो आपको लगता है कि ऐसे सिनेरियोज में बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वीट और गोल्ड ने रिसेंट प्राइस में सब्सटैंशियली राइज किया है। तो कंक्लूजन में, शायद वर्ल्ड लीडर्स ने सोचा हो कि रशिया को ग्लोबल इकोनॉमी से कट ऑफ करने के इफेक्ट्स क्या होंगे, लेकिन शायद वो जानते हों कि वो क्या कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं होगा। राइट नाउ कोई नहीं जानता। जैसा कि दुनिया ने 2008 में पेनफुली सीखा, मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबली इंटीग्रेटेड है। किसी एक पर्सन या बॉडी के लिए प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि क्या होने वाला है, लेकिन सब एग्री कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबल राइज बढ़ गए हैं। हमने रियली इम्पोज सेवरल ट्रेड सैंक्शंस, हमने हेविली फाइनेंशियल सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, लेकिन हमने ऑयल और गैस पर जाने की इच्छा नहीं दिखाई क्योंकि यूरोप अपना 40% गैस रशिया से लेता है। रशिया अभी भी दुनिया के 3 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है और इसीलिए डिस्ट्रक्टिव होगा, खासकर यूरोप के लिए, लेकिन यूएस के लिए भी, अगर उन पर ऐसे सैंक्शंस लगाए गए। तो हमें इस पर रोक लगाई है ताकि दुनिया पर इसका असर कम हो, लेकिन हम खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं। यहाँ सबको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑयल अभी ऑलरेडी $100 प्रति बैरल से ऊपर है। यूरोपियंस नेचुरल गैस के लिए अमेरिकन से 5 या 8 गुना ज़्यादा दाम दे रहे हैं। और हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम जो कर रहे हैं उसका कॉस्ट होगा। अब ये सब कहने के बाद मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि दूसरा ऑप्शन कुछ भी ना करना वैलिड नहीं था। पुतिन के खिलाफ कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत थी ताकि एक सिग्नल भेजा जा सके। सब मिलाकर अगर कुछ सीखा जा सके तो वो ये है कि वॉर किसी को भी हेल्प नहीं करती, चाहे वो यूक्रेन हो या अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इजराइल या फ़िलिस्तीन। वॉर सिर्फ और सिर्फ अधिक ह्यूमन सफरिंग को लीड करती है। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि करंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक एग्रीमेंट रीच किया जा सके। मुझे किसी को भी सफरिंग देखना पसंद नहीं। आप जो देख रहे हैं, मैं कम से कम उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको फाइनेंशियली क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ इंसाइट प्रोवाइड कर पाया हो। अगले एपिसोड में हम थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, एक नई टेक्नोलॉजी जो पैराप्लेजिक को फिर से चलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। आज के टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप कोल्ड फ्यूजन डिस्कॉर्ड पर जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रेस्पेक्टफुल रहिए। अगर आपको और कोल्ड फ्यूजन टॉपिक चाहिए तो मैं एक पॉडकास्ट को होस्ट करता हूँ जिसका नाम है थ्रू द वेब, जहाँ मैं इन टॉपिक्स पर ज़्यादा डेप्थ में बात करता हूँ। पॉडकास्ट क्लिप्स और अदर फन स्टफ्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। अगर आप इन एपिसोड्स को अर्ली और एड फ्री देखना चाहते हैं तो नेबुला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वो जगह है। इन एपिसोड्स को ऑडियो वर्जन सुनने के लिए वो स्पॉटिफाई और अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और लास्टली, मैं ट्विटर पर भी हूँ। तो धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन, और मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, अच्छा समय बिताएं।